हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास इसको डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर आपके लिए, क्योंकि आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तारे कैसे बने हैं, फिर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी के कितने भाग हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और साथ में 6th 7th 8th 9th और 10th के भी सीरियल वे में आप ज्योग्राफी के जो है वो समरी देखिए, जो इस क्लास में प्रोवाइड किए गए हुए हैं आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से। ये आपको बहुत हेल्प करेगी बेसिक चीजों को समझने में, जो कि आपने अभी तक कहीं ना कहीं से इस चीज को स्किप किया है अपने प्रिपरेशन में। सबसे पहले अगर हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर आकर के, तो एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जो दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, वो दार्शनिक जो है वो एम्यूअल कांट ने दिया था। इसको कांट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये 1796 में गणितज्ञ लॉपलेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया था, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। ये चीज कहा गया यहाँ पे। अब इस बेसिक बात को समझना है, यहाँ से आपके प्री के फैक्टर्स बहुत ज्यादा निकल करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो अगर देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जो सबसे लोकप्रिय मत दिया था वो कांट ने दिया था। और इसमें जो संशोधन किया था उसको 1796 में जो है वो जिन्होंने इसमें संशोधन किया था उनका नाम था लाप्लेस। ठीक है, इन्होंने संशोधन किया था और वो ये बोले थे कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जो है इन सारे चीजों को जाना जाता है। और इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का जो निर्माण होता है वो धीमी गति से हुआ है और घूमते हुए जो पदार्थ है उसके बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध है। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे सूर्य एक तारा है और यहाँ से अगर पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो एक बहुत धीमी गति से घूमते हुए बादल से हुआ है। ठीक है, और ये जो है सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध है, जो कि बिल्कुल अगर आप इसको देखिएगा तो सूर्य की युवा अवस्था को ये इंडिकेट करना चाहता है। मतलब कि ये बात है, तो वो इस तरीके से विकसित नहीं हो पाया कि ये सूर्य बन जाए, बट ये जो है वो एक तारा के रूप में विकसित हुआ, और सॉरी ये एक ग्रह के रूप में विकसित हुआ जिसमें पृथ्वी भी एक है। ये कहने की कोशिश की गई हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके की और बात पृथ्वी के बारे में बोली गई हुई है, क्योंकि एज इट इज जैसा हुआ है वो आप जो है वो कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो आप एग्जैक्ट उस वक्त थे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है उससे। दूसरी बात कि ब्रह्मांड का निर्माण जो सुपर पावर जिन्होंने किया है, अगर इन सारे पद्धतियों को आप जान जाइएगा तो फिर आप एक अलग तरीके के चीजों को करना स्टार्ट कीजिएगा, अननेचुरल चीज करना स्टार्ट कीजिएगा। अभी आप जितने टेक्नोलॉजीज लेकर के आ रहे हैं, इन सारे टेक्नोलॉजीज का सुपर पावर कहीं था जिसके कारण आज पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो पाया है। फिर भी हम इस पर केवल एक मत जानते हैं और उस मत को मान्यता दी जाती है, उसी को आप बुक में पढ़ते हैं या फिर हम बुक में पढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एक कांट के रूप में प्री में आते हैं, बस इसके बाद कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और इरेस्टा असनी जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हुए थे वहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज आपके थे वो प्रीलिम्स के फैक्टर में थे। और साथ में जो इंपॉर्टेंट प्री के फैक्टर से जो चैप्टर नंबर 1 में आपको दिए गए हुए हैं उसको आप प्री में जोड़ लीजिएगा। और एक कांट का जो फैक्टर है इसको भी आप जोड़ते चलिएगा प्री वाले में। इसके सिवा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूंगा। अगर हम देखें 1950 में रूस के ऑटो सिमिड, जिनका नाम है ऑटो सिमिड, वह जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना, जिसको हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, इसमें कुछ और संशोधन किया। ये तो इन्होंने जो है वो कांट साहब ने जो है वो बताया था कि ये जो है वो निहारिका परिकल्पना की बात है, निहारिका परिकल्पना जिसके थ्रू जो है वो ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ कि 1950 में या 1796 में इसमें चेंजेस लाया था लाप्लेस साहब ने, और 1950 में चेंज लाया गया ऑटो सिमिड और फिर कार्ल वाइजास्कर के द्वारा। और इन्होंने बताया कि अगर हम इनके अगर मत को देखें तो इन्होंने ये बोला था कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम तथा धूल कण का बना हुआ है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सूर्य के जो केंद्र है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है जो इसको
प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो अब इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ था और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। मतलब कि अब क्या हुआ था कि ये जो कण है धूल कण, इसके घर्षण से, अब कैसे आप मसाला पिसवाने के लिए अगर आप मशीन के पास जाते हैं तो मशीन से जो है वो धूल कण निकलते रहते हैं, या फिर जहाँ पे जो है वो चिप्स गिट्टी जिसको बोला जाता है, वो जो गिट्टियां होती है वहां पे अगर आप जाते हैं तो धूल कण निकलते रहते हैं, या फिर सीमेंट ये अगर आपके नाकों के अंदर जब जाते हैं ये, तो आप जब उसके गंदे को निकालिएगा तो ये आप देखिएगा तो वो बिल्कुल नाक से जो गंदगी निकलती है वो बिल्कुल जो है वो आपको चिपचिपा पदार्थ में या फिर बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड वो उसका जो फॉर्म हो जाता है उसमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से इसमें से जो कण निकले हुए हैं वो एक चपटी तस्तरी के रूप में आकृति बादल बनते चला गया, और ये जो निर्माण हुआ और इसी का वृद्धि होते चला गया, इसी पे और बादल जमते चले गए, इसी पे और धूलकण जमते चले गए, और यही जो है वो ग्रह का निर्माण कर दिया। ये चीजें आपको बताने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसके लिए आप कंफर्म रहिए, लेकिन ये जो बेसिक बातें हैं जिसको अगर हम जानते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे, और ये हमको ज्योग्राफी को समझने में बहुत इंटरेस्ट दिलाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो जैसे जैसे ग्रहों के निर्माण की बात आई, सूर्य के बारे में बात आई, निहारिका के बारे में बात आई, वैसे वैसे लोगों के दिमाग में और बातें चलती आई, उन्होंने एक से एक रिसर्च करना स्टार्ट किया। सेम उसी तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे उन्होंने आया, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर जो सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत था उसको बिग बैंग सिद्धांत बोला गया, बिग बैंग थ्योरी जो है उसको, और इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना जो है एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होते जा रही है, और यही जो है मान ले कि एक गोला रहा होगा अगर पूरा ब्रह्मांड, तो इसमें जो बिग बैंग का सिद्धांत मतलब यहाँ जो ब्लास्ट हुआ होगा, इससे जो छोटे छोटे कण जा रहे हैं ये हमारे आकाशगंगा के रूप में आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे कितनी आकाशगंगाएं हैं जो कि ब्रह्मांड में उपस्थित है, और हमारा सूर्य जो है जिस ब्रह्मांड में उपस्थित, जिस आकाशगंगा में उपस्थित है, हम लोग उसको मिल्की वे बोलते हैं। ये चीजें क्लियर है, और जो है इसी के ऊपर रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, और इसका निर्माण क्यों हो रहा है तो ये जो है वो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर इसको लेकर के आया गया। और ये चीज अगर आप कीजिएगा तो आप यहाँ से इसको बहुत अच्छे तरीके से मान लिए कि अगर ये बिग बैंग हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, तो उसके बाद जो चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो बाहर की तरफ जाते जा रही है, और ये जो है ये निर्माण की हुई है उस चीज का जो आकाशगंगा है। अब अगर इस थ्योरी की बात करें पूरे एकदम डिटेल में अगर, तो प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। कहने का मतलब कुछ ये है। अब क्या हुआ कि इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान व घनत्व अत्यंत था, और इसमें जो ब्लास्ट हुआ वो इसके तापमान एवं घनत्व के कारण ही हुआ था। अब क्या होता है इसमें कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिस प्रकार से विस्फोटक जो है वो प्रक्रिया से बृहत विस्तार होते चला गया। ये कहने का मतलब बनाया गया आपको, मतलब कि ये जो है वो गोला पहले एक ही ब्रह्मांड था, और जो विस्फोट हुआ अब वो कुछ इस तरीके से जो है वो आकाशगंगा का निर्माण करने लगे। ये चीज बताया गया है आपको। और अगर देखें तो ये जो विस्फोट हुआ था वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, फिर भी आज जो है वो आकाशगंगा की जो दूरी है वो बढ़ते हुए जा रही है, ये कहने का कोशिश किया गया हुआ है। इसके सिवा जो इंपॉर्टेंट बात आती है फिर से अब तारों का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहीं भी 11th के जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें एग्जाम में आपके कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और नहीं तो यहाँ पे आपको बेसिक कोई चीजें जानने की जरूरत है। ये सारी बातें जो है वो केवल टाइम पास है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम केवल वही चीज आपको बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। तारों के निर्माण के ऊपर अगर हम लोग आए तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और आज भी नहीं है। इसके कारण क्या हुआ कि घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रीकरण हुआ, और यही एकत्र आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। तो सबसे पहले जो ये ब्लास्ट जैसे ही हुआ, अब ये ब्लास्ट होगा तो यहाँ पे जो है वो तापमान तो एक जैसा होगा नहीं, और गुरुत्वाकर्षण भी एक जैसा नहीं होगा।
तो इसमें क्या हुआ था कि अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग जो छोटे छोटे जो कण होंगे ये अपने साथ जो है धूलकण को बैठाते चले जाएंगे और इसके अंदर जो है इस चीज का भी अपना गुरुत्वाकर्षण होता रहा होगा। अब ये चीज बैठते एक आकाश गंगा का निर्माण कर दी और इन्हीं में और ये तारों का निर्माण कर दी और यही तारे जो है वो अपने आप में एक आकाश गंगा बन करके आ गया। अब आते हैं और चीजें हम लोग। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में होता है और आकाश गंगा में हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल के संचय होते हैं। तो ये चीज जो है इसको आप प्री में जोड़ लीजिए। ये आपके प्रीलिम्स का फैक्टर है कि आकाश गंगा में किस बादल का संचय होता है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का संचय होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं निहारिका, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबुला। अब आते हैं यहाँ पे कि इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो यही जो यहाँ पे जो नेबुला था, जो निहारिका थी, ये निहारिका में क्या हुआ कि गैस जो थे इसके झुंड जो है वो विकसित होते चले गए और ये अपने साथ जो धूलकण था उसको भी बैठाते चले गए। साथ में जो बादलें थी वो भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई और धीरे धीरे ये जो गैस के पिंड थे, जो इसके सेंटर में गैस के जो पिंड थे, ये अपने को क्या किया कि तारों के रूप में फॉर्म कर लिया। क्लियर है यहाँ तक की बात। अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो इसको आप प्री फैक्टर के लिए वीवीआई कर लीजिएगा और प्री वाले बुक में आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन की दूरी का मापन होता है। एक प्रकाश वर्ष से आप दूरी को मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की प्रक्रिया है, तो दूरी के मापन की प्रक्रिया है। और प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब अगर आप पलक झपकते हैं उतना दूर में प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर तक चली जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। और अगर हम ग्रहों के निर्माण की बात करें तो अब ग्रहों के निर्माण के ऊपर अगर आते हैं तो तारे जो है वो निहारिका के अंदर गैस के गुंठित झुंड होते हैं। तारे निहारिका बहुत सारे तारे हैं, सॉरी निहारिका जो है उसके सेंटर में जो है वो हाइड्रोजन गैस होता है और ये जो है क्या होता है कि ये बहुत इसके अंदर जो है वो गैस के गुंठित झुंड होते हैं और इन गुंठित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हो जाता है। मतलब बादल जो होंगे यहाँ पे क्रोड का निर्माण हो जाएगा और यही जो है क्रोड चारों तरफ गैस धूलकण की घूमती हुई तस्तरी विकसित कर लेती है जिसको हम लोग तारे के रूप में जानते हैं। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ होता है और कोड को ढकने वाला पदार्थ गोले के रूप में विकसित हो जाता है। अब जो ये छोटा पदार्थ को ढकने के लिए जो है ये धूलकण आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे ये जो है ये आपके धूलकण वगैरह आ जाते हैं और ये एक बोले तो एक परफेक्ट तरीके से जो है वो क्या करता है कि तारों के वहां पे आपको तारों को फॉर्म करने का, उसको एक अपना शेप देने का काम करता है। इसके बाद अंतिम अवस्था में इन्हें एक छोटे छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धन होने पर कुछ बड़े पिंडों का निर्माण और जिससे पिंड ग्रहों का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक की बातें ये जो है एग्जाम में तो कभी आएंगे नहीं, तो इसलिए इसको हटाते हैं। बाकी के सौर मंडल की बात करें ये आपके लिए वीवीआई है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं और निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब हमारे सौर मंडल में सूर्य जो तारा है और 8 ग्रह तथा 63 उपग्रह हैं जो लाखों छोटे ग्रह और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु एवं बृहत मात्रा में धूलकण और गैस के बने हुए हैं। हमारे सौर मंडल की बात करता है ये, जिसमें सूर्य केवल अकेला तारा है, 8 उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं और साथ में क्षुद्र ग्रह पिंड बहुत सारे हैं जिसको हम लोग अब देखेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसको तो आप प्री के लिए जोड़ लीजिएगा और इसको आप जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में जोड़िए इसको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इन 8 जो ग्रह होते हैं इसमें सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है। ये सारे भीतरी, इसको हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच स्थित अन्य 4 ग्रह जो होते हैं वो बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं और इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सैलों और धातुओं के बने होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले होते हैं। अन्य 4 ग्रह ये गैसीय ग्रह होते हैं। मतलब कि ये जो ग्रह होते हैं इसमें आपको क्या मिलता है, धातु वगैरह मिलते हैं और नेक्स्ट वाले में जो है वो आपको गैस मिलता है। इसको हम लोग जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और जोवियन का अर्थ बृहस्पति होता है, मतलब जुपिटर के लायक इसको ग्रह बोलता है, जुपिटर के समानांतर। क्लियर है।
अगर हम लोग देखें प्लूटो के ऊपर बात करें तो प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने 2006 में क्या किया कि यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोज गए खगोलीय पिंड में 2003 यूबी 313 जो है तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे, ये ग्रह नहीं है क्योंकि ये जो है किसी दूसरे ग्रह के कक्षा को काटती है। क्लियर है यहाँ की बात है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे वीवीआई पॉइंट है जिसको आप जो है वो प्री फैक्टर में जोड़ते चलिएगा। अगर पार्थिव ग्रह जो है वो जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसीय संघनित गैस जो है वो संघनित नहीं हो पाए और घनीभूत न हो सकी, जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। तो ये जो है जोवियन ग्रह जो होते हैं वो बाहर वाले जो ग्रह हैं ये जोवियन ग्रह कहे जाते हैं, जिसको बाह्य ग्रह बोला जाता है, और आंतरिक ग्रह अंदर वाले ग्रह होते हैं, जिसकी आपको लिस्ट ऊपर दे दी गई हुई है। तो अगर सौर वायु ग्रह के नजदीक वाला शक्तिशाली सौर वायु जो था वो सूर्य के नजदीक तथा ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा करके ले गई और सौर पवन इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकी, जिसके कारण जोवियन ग्रहों में गैस नहीं हटा पाई थी। तो जोवियन ग्रह जो दूर थे तो इसके सूर्य का जो अगर बोले तो सूर्य से निकलने वाले जो पवन थी ये इतनी ज्यादा जो है वो पावरफुल यहाँ तक नहीं रह पाई, जिसके कारण यहाँ पे गैसों की जो है वो अंबार लगी हुई है। आज भी ये गैसीय ग्रह यहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता है। और पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें निकलने वाली गैस इन पर रुकी नहीं रह सकती है। क्लियर है। चंद्रमा की अगर बात करें हम लोग तो ये इंपॉर्टेंट है, और चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्री फैक्टर्स में जोड़ लीजिए आप। तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है, और पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत पर बहुत सारे प्रस्तुत किए गए हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले जब उत्पत्ति की आप बात करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट डेटाज होने चाहिए। या तो आपके पास डेटा है तब आप उसको लेकर के उस पर डिस्कशन कर सकते हो, अदरवाइज आप एक अपना ओपिनियन रख सकते हो जो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, वो आपका मत होगा। अगर सारे लोगों का मानना होगा, सारे वैज्ञानिकों का मानना होगा, तभी उसको सही माना जाएगा। तो इस पर क्या हुआ था कि 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया था कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक तेजी से घूमते हुए पिंड थे, और बीच में इनकी आकृति परिवर्तित हुई और अंतोगत ये टूट गई, मतलब ये बिल्कुल डंबल के आकार की हो गई हुई थी। ठीक है, बट ऐसा इसको नहीं माना जाता है, और ये कहा जाता है कि पृथ्वी उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के नतीजे पर हुई थी, जिसको द बिग स्प्लैट बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड जो है वो पृथ्वी से टकरा गया हुआ था, और इसी पृथ्वी के टूटे हुए भाग से जो है वो चंद्रमा का निर्माण हुआ है। इसी को अभी तक सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उद्भव की अगर हम लोग बात करेंगे तो अब पृथ्वी के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो पृथ्वी की संरचना जो है वो बिल्कुल परतदार है। पृथ्वी को यहाँ पे इसका क्रोड आ जाएगा, यहाँ पे इसका भूप्रपट्टी आ जाएगा, तो ये परत बाई परत बन करके आई हुई है, जिसको हम लोगों ने क्लास 10th में भी देखा है, क्लास 9th में भी देखा है, क्लास 8th में भी, क्लास 7th और क्लास 6th में भी, सारे में इस चीजों को हम लोगों ने देखा है कि पृथ्वी एक परत के रूप में बनी हुई है। और वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक के पदार्थ में एक समान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं पे इसका मोटाई बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ईंट कंकर है, कहीं पे पत्थर है, कहीं पे बालू है, कहीं पे बहुत ज्यादा आपको जो है वो पानी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग भौम जल बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग में अनेक मंडल है, और हर एक भाग के पदार्थ को की अपनी अलग अलग एक विशेषताएं होती है, जिसको हम लोगों ने पहले ऑलरेडी देख चुका है। अब स्थल मंडल के विकास की अगर आप बात कीजिएगा तो ग्रहाणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण के बने हुए होते हैं, जो बेसिक बातें हैं। और बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बनते हैं। तो बहुत से जब ग्रहाणु मतलब जो है वो अगर बात करें तो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो जब एकत्रित होते हैं और वो क्या करते हैं कि अपना एक अलग फॉर्म तैयार करते हैं, तब वो ग्रह बन जाते हैं। और पृथ्वी की रचना भी कुछ इसी तरीके से हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व के कारण संघत हो रहा था तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह प्रक्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप में से पदार्थ पिघलने लगे। अब आप देखिएगा कुछ ऐसे पदार्थ भी यहाँ पर आकर के जुड़ना स्टार्ट करेंगे जो बहुत गर्म होंगे, कुछ ठंडे होंगे,
अब जो गर्म होगा ये अपने चारों तरफ से जो है वो चीजों को घेरना स्टार्ट करेगा। जैसे कि आप एक लकड़ी के ऊपर गर्म बॉल को रख दीजिएगा तो ये लकड़ी जो है, ये बॉल जो है वो लकड़ी को धंसाते हुए इसके बीच में आ जाएगी या फिर नीचे की तरफ चली आएगी। ठीक उसी तरीके से ये अपने चारों तरफ से एक फॉर्म तैयार करना स्टार्ट कर ली, इस तरीके का एक आप उसको बोल सकते हैं। तो ये अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर ली और यही एरिया जो है वो ठंडा वाला पदार्थ ऊपर चला गया और गर्म वाला पदार्थ नीचे, जिसका आपको बेस्ट एग्जांपल ज्वालामुखी जो है विस्फोट के समय में देखने को मिलेगा, जहां से आपके जो है वो लावा बाहर की तरफ निकलती है। मैग्मा जो है वो लावा के रूप में बाहर निकलती है। ये इसके बहुत बेस्ट एग्जांपल है। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी को समझने के लिए। आप या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर अगर आपके पास स्नैपशॉट है तो यहाँ से आप स्नैपशॉट ले सकते हो और इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा कि कब डायनासोर विलुप्त हुए थे, मेढक व समुद्री कछुआ का आगमन कब हुआ था, कब इसको पहचाना गया, रेंगने वाले जीवों की संख्या कब ज्यादा बढ़ी हुई थी। इन सारे चीजों को आपको इसमें दे दिया गया हुआ है। और अगर आप आइएगा पृथ्वी के धरातल में क्रोड जो है वो कई तरह के परतें पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक बहुत सारी परतें पाई जाती है, जिसको हम लोग प्रवार बोलते हैं, बाह्य कोड बोलते हैं, आंतरिक कोड। और पृथ्वी के ऊपर भाग में से आंतरिक भाग तक के पदार्थों का घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब जैसे पृथ्वी को अगर इस तरीके से आप लीजिएगा तो बीच का जो पोर्शन आपका आएगा, इसका घनत्व जो है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। वायुमंडल और जलमंडल के विकास की अगर आप बात कीजिएगा तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा प्रमुखता है। लेकिन अगर इसके प्रारंभ की बात कीजिएगा तो इसके प्रारंभ में जो है वो वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया की मात्रा और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। लेकिन यह प्रक्रिया तब जो है वो ये सामान्य तब होना स्टार्ट हुई जब लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होना स्टार्ट हुआ और गैसों से रिएक्शन हुआ, और ये चीजें जो है वो वायुमंडल के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा दी। ये चीज आपको क्लियर किया गया हुआ है यहाँ से। और अगर हम लोग देखेंगे तो जीवन की उत्पत्ति के रूप में अभी आपके पास कोई एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है, और ये आप कभी बोल भी नहीं सकते हो कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। बस आप एक अपना इमेजिनेशन होगा आपका, उस तरीके से आप इस पे काम करोगे और आज भी इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। बट अगर पृथ्वी के उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था और वायुमंडल का निर्माण हुआ था वैसे ही पृथ्वी पर जीवन संभव होना स्टार्ट हुआ था। ये चीजें बताई गई है। बाकी पहले किस जानवर, किस जंतु ने यहाँ पर, किस वायरस ने जन्म लिया, इसकी कोई आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है, क्योंकि ना तो उस वक्त आप थे और ना ही आप इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं। बट इस चैप्टर में जो आगे की चीज दी गई हुई है वो ये है कि हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय के चट्टानों में पाए जाते हैं। क्योंकि जब आप चट्टान को खोदिएगा, जैसे हमारे यहाँ अगर आप बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में आप जैसे ही केसरिया की तरफ जाइएगा, आप केसरिया के पास जाते हैं तो वहां पे आपको अलग जो है वो कुछ चित्र दिखाई देगी। ठीक उसी तरीके से आप एलोरा के गुफाओं में जाइएगा तो आपको कुछ अलग तरीके के चित्र दिखाई जाएगी। जब भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे होता है या आर्कियोलॉजिकल के तरफ से कोई काम किया जाता है, वहां से जो निकलने वाले आपको जो हड्डियां होती है या फिर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इन सारे चीजों को दिखाता है। वो जो जीवाश्म निकल करके आते हैं वो कभी 300 साल पुराने होते हैं, कभी 200 साल पुराने होते हैं, कभी 100 साल पुराने होते हैं। तो ये जो है इसका कोई एग्जैक्ट डेटा आज तक अवेलेबल नहीं हो सका है कि कौन चीजें कितनी पुरानी है और जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। फिर भी आज भी इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। बट ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और ये भी एक फैक्चुअल डाटा है। ये जो है आपके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये फैक्ट से दिया गया हुआ डाटा है। बस इतना ही इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश की गई हुई थी, जिसमें हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसके विकास में था। तो आज के चैप्टर जो है वो क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।